हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन? अच्छे से कर रहे हो ना? बिल्कुल जोरों शोर से लगे हुए, क्योंकि अभी हमारे पास 40 डेज लेफ्ट ओनली, है ना? ज़्यादा समय बचा नहीं है हमारे पास। तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बाकी जितने भी आपके फालतू की चीज़ें घेर रखी है ना आपने, उन सबको दूर कर दो कुछ दिन के लिए, ना? क्योंकि अगर आपने अभी नहीं की ना, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में, आपके माइंडसेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होंगी तो डेट्स, है ना? आज है, कल दूसरी हो जाएगी, नेक्स्ट कुछ दिनों बाद फिर दूसरा मंथ आ जाएगा, इस तरह दूसरा साल आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। तो उन चीज़ों का चेंज करना है तो काम करना शुरू कीजिए खुद पे, है ना? मेंटल स्टेटस अपना थोड़ा अप कीजिए ना। सबसे बड़ी चीज़ है जो ये आप फ़ोन में घुसे रहते हो ना फालतू में। 5 मिनट मिले फ़ोन उठा लिया, 5 मिनट तो बहुत हो गए, 2 मिनट भी मिले फ़ोन उठा लिया, है ना? कि चलो 2-4 रील तो देख ही लूँगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा रहा नहीं। माइंड को भी एक आराम मिलता है और बॉडी को भी मिलता है जब सोफे पे पसर के लेट के उसे देखते हो, चलाते हो, है ना? तो कुछ दिनों के लिए इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, क्योंकि वही चीज़ आप वहीं के वहीं रहोगे, चीज़ें बदल जाएंगी ना। आपके साथ वाले, आपके फ्रेंड जो भी हैं आसपास के, कजिन, बाकी सब आगे निकल जाएंगे, बशर्ते वो खुद पे काम कर रहे हो ना। अगर वो भी आपके जैसे ही है ना तो कोई कहीं नहीं निकलेगा। आप उनको मीम्स शेयर करना, वो आपको शेयर करेंगे, और बस इंजॉय करना लाइफ को, है ना? चलिए बात करते हैं फिर आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। ये बातें फिर कभी करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसने बच्चों की नींदें उड़ा रखी हैं रातों की, है ना? और उसका वैलिड रीज़न भी है। एक तो ये टॉपिक सबसे लेंदी है ना? इसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है। आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कुछ है जो आपका छूट जाए। अगर आप लक्ष्मीकांत जी की बुक उठाओगे ना, उसमें पागल हो जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। जैसे ही 4 पेज पढ़ोगे पता लगा पहले के तो सारे भूल गए, है ना? बजट पढ़ा, मौसम भूल गए। जॉइंट सीटिंग पढ़ी, उनका और राज्यसभा वाला सिस्टम भूल गए। कुछ ना कुछ भूल जाओगे। लेकिन उससे बचने का ना एक सीधा और सिंपल फंडा है, जो जो हम रोज अपनी क्लास में बात करते हैं, जिसको अप्लाई करना है वो है लिंक करना है चीज़ों को। कड़ी बना लेनी है ना? ये बात हमने अगर आज पढ़ी है ना, और अगर 15 दिन बाद भी इसका जिक्र आए तो ये आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि अरे हाँ, ये तुमने ऐसे ऐसे पढ़ी थी, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तभी आपका पढ़ने का कुछ फ़ायदा है ना? वरना कुछ नहीं कर रहे हैं आप, बस अपना डाटा फूक रहे हैं और टाइम फोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ ली, ठीक है, और आपको फिर से शुरू से पढ़नी पड़ रही है दोबारा से, तो जो आपने आज पढ़ी उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। बस आपने क्या किया है, सुंदर से नोट्स बना लिए जो कि आप कभी खोल के नहीं देखते, कभी उनका रिवीजन नहीं होता, वो बस बने हुए रखे रहते हैं ना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं सेम सब्जेक्ट के, उनके पास 3-3 4-4 टीचर्स के नोट्स है। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना? एक टीचर से पढ़ लिए और उनके अंदर ये बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है उन्होंने कि मेरे पास 5 टीचर्स के नोट्स हैं, इससे बाहर क्या ही आएगा? अरे भाई, बाहर तो किसी एक टीचर्स के से भी नहीं आएगा अगर उसने अच्छे से मेहनत करके पढ़ा रखा है ना? सारा खेल है आपका। इस दुनिया में आपके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी ग्रोथ कर सके, है ना? कोई आपको हाथ पकड़ के ऐसे नहीं उठाएगा कि जा बेटा सीधा एकेडमी पहुंच जा, है ना? कि चल चल तेरा एसएसबी क्लियर हो गया, या चलो सीधे आईएमए ओटीए जहाँ भी जाना है चलते हैं आराम से। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? ये रील्स देख लेने से और मूवी देख लेने से ठीक है, कुछ देर के लिए अच्छी है, बहुत ठीक है, लेकिन रियलिटी में जीना पड़ेगा ना। खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और एक चीज़ तो भूल जाओ, मोटिवेशन, है ना? मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। मोटिवेशन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है उन लोगों को जिनके पास खुद का माइंड नहीं है, जिनके पास खुद की सोचने की, तर्क करने की क्षमता नहीं है ना? आई थिंक आप में से जितने भी लोग हैं सभी मैक्सिमम मिडिल क्लास से ही होंगे ना। जो वे जो होते हैं ना, जो ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ना बहुत ज़्यादा गरीब, जो बीच में लाई करते हैं, हम सब वही हैं, सभी वही हैं ना। मैं कोई एक्सेप्शन केस नहीं हूँ, सभी वही हैं। अगर आपको अपनी इस कंडीशन को देख के भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, तो आपको अपने आप में शर्म आनी चाहिए। अगर आपको आपके घर की कंडीशन, अपने आसपास की कंडीशन, अपना समाज में जो आपके स्टेटस है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, एक दो चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको इन सबको देखने के बावजूद एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको बुद्धि की ज़रूरत है। सदबुद्धि की, वो भी है ना, सदबुद्धि की ज़रूरत है आपको।
मोटिवेशन ठीक है, कुछ देर के लिए काम करेगा ना, मोटिवेशन चलता है थोड़ी बहुत देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना पढ़ाई छोड़ के मोटिवेशन देख रहे हैं कि चलो आज ना मैं अच्छे से पहले मोटिवेट होता हूँ, है ना। जैसे रेस होती है ना, आज पहले बूस्ट करता हूँ मैं खुद को और फिर कल रिलीज करूँगा और बस सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सही बताऊँ ना, आपको उनके वर्ड भी याद नहीं रहेंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के इम्बेड कर देते हैं आपके माइंड में। आपको अगर आपने कल या परसों भी कुछ सुना है ना, मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ आज आपको उसका कुछ याद नहीं होगा। 2-4 बातें याद होंगी जो नॉर्मल है, जो आपको अच्छी लगी वो याद होंगी बस, जो आपके लिए अच्छी हैं वो याद नहीं होंगी। दोनों बातों में फ़र्क है, आपको अच्छे लगना और आपके लिए अच्छी होना, है ना। तो खुद पे वर्क करना स्टार्ट करो आज से, अभी से, इसी इसी टाइम से, जिस टाइम भी आप ये बात सुन रहे हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि चलो आपने किसी तरह गिर पड़ के रिटर्न निकाल लिया, ठीक है, और रिटर्न आई एम श्योर निकल जाएगा अगर आप 45 दिन भी ये ढंग से मेहनत कर ली ना, हमारे साथ मिलके, सभी मिलके कर लेंगे तो रिटर्न तो हो जाएगा। फिर आता है एसएसबी, उसमें क्या करोगे, पहले दिन आउट होकर आ जाओगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है। 5 दिन की एसएसबी उन्होंने क्यों रखी है, वो पागल लोग थोड़ी ना है। जब आईएएस का भी इंटरव्यू 30 मिनट में खत्म हो जा रहा है ना, जिसको आईएएस को तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है, यूपीएससी कराती है ना, दोनों को लेवल तो सेम है ना। तो फिर आप लोगों से उनको ऐसा क्या चाहिए कि अभी आपको 5 दिन तक वो रख के देख रहे हैं, आपके हर एस्पेक्ट की जांच कर रहे हैं वो, कि कुछ भी छूटे ना। कभी सोचा ये बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने रिटर्न क्लियर करा, पापा से पैसे लिए 20, 30, 50 जितने भी हैं, और गए किसी पर्टिकुलर कोचिंग में कि सर लो, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस कौवे का मोर बना देंगे। पता है कौवे का मोर बनाने वाली थ्योरी क्या है ना, पता लग जाएगी, सोचना खुद से इस बारे में कि कौवे का मोर कैसे बनाते हैं। उसके ऊपर ऐसे लिपा पोती कर देंगे, अच्छे अच्छे से लगा दे सींग, जाओ। लेकिन जब वो बोलेगा तो क्या वो मोर बोलेगा? तब तो आपकी रियलिटी सामने आ जाएगी ना। तो आपको आज से, अभी से खुद पे काम करना पड़ेगा अगर कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना, अपलिफ्टमेंट चाहते हो। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। 121 करोड़ लोग हैं, उनमें से हम भी 2-4 लोग सही, क्या ही फर्क पड़ रहा है किसी को। जिंदगी सबकी कटी जानी है ना, भूखा तो कोई नहीं मरता। सो दे हो गई बातें आज की, है ना। अभी काम की बात शुरू करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 79 से 122 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, कंपोजिशन में, ड्यूरेशन में, ऑफिसर प्रोसीजर में पार्लियामेंट की, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो दोनों में से कोई से भी हाउस के मेंबर नहीं है, और ये उनमें बैठते भी नहीं है जाके, क्योंकि उनके मेंबर नहीं है तो उनकी मीटिंग में क्यों पार्ट लेंगे भाई, है ना। एक ऑनरेबली पोस्ट मिली हुई है ना इनको, तो उनमें जाके ये एग्जीक्यूटिव में बेसिकली हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना एक डेफिनेशन दी है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट 3 पार्ट से मिल के बनती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, द इंडियन पार्लियामेंट, है ना। द फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। इन तीनों से मिलकर ही हमारी पार्लियामेंट बनती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है, उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे। लोकसभा, राज्यसभा ओनली, है ना, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पीएम काउंसिल, सॉरी, पीएम सीएम, ऐसे करके दे देंगे कुछ भी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कोई जरूरत नहीं, कहीं डरने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पर एक वर्ड याद रखना है आपको, इन 1954 हिंदी नेम राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडोप्टेड। क्लियर है, 1954 में ये अडोप्ट किए गए थे। देखो, अगर हम बात करें लिंकिंग वाले कॉन्सेप्ट की, तो इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, उनको कैसे लिंक करोगे। एक तो आर्टिकल याद रखने, कौन से पार्ट में वो याद रखने, प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं वो याद रखने, पार्लियामेंट किन से मिलके बनती है वो याद रखने, और 1954 में क्या हुआ था वो याद रखना। ये कुल मिला के आपको 4-5 चीज़ें ही याद रखनी है। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो कंपोजिशन है, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसकी 250, जिसमें से 238 हो जाते हैं हमारे स्टेट से और यूनियन से आ जाते हैं। इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव के जो लोग होते हैं ना, वे इलेक्ट करके भेजते हैं, हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। क्लियर हो ना।
द फोर्थ शेड्यूल ऑफ डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स। याद आ रहा है 4 कुर्सी का पाए, जब हमने शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल 4 में बात की थी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। शेड्यूल 4 कुर्सी के 4 पाए, याद आ रहा है ना चीजें। तुरंत आपको क्लिक करनी चाहिए बातें, अगर अच्छे से सुनोगे ना बैठ के आराम से क्लियर हो जाएगी, मतलब बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। द नेक्स्ट, द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से सीट अलॉट की जाती हैं, लेकिन लोकसभा में क्या है, लोकसभा में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से की जाती हैं। ज्योग्राफिकल एरिया दैट मीन्स टेरिटरी बना दी, जैसे ये है ना भाई, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसको डिवाइड कर देंगे, एक कैंडिडेट यहाँ से हो जाएगा, एक कैंडिडेट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, पॉपुलेशन के आधार पर टोटल सीट दे दी जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनको ज़्यादा सीट दे देंगे। कोई एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो बेचारे छोटे छोटे से हैं तो उनको 1 सीट दे दी, 2 सीट दे दी, ऐसे दे देते हैं, क्योंकि इलेक्शन इनडायरेक्टली हो रहे हैं ना। क्लियर हुई बात। ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। दिल्ली और पुडुचेरी का ही रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, यूनियन टेरेटरी में, ठीक है। इसमें 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अभी हमने कल की क्लास में ही किया था कि कौन कौन से मेंबर हैं। अच्छा, आपको ये बात याद आनी चाहिए कि वो 12 मेंबर की क्वालिटी क्या क्या होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं उनके, या कौन कौन से कार्य क्षेत्र से आते हैं वो। क्लियर है। और 2 लोगों को और करते हैं, कहाँ करते हैं 2 मेंबर को, वो भी याद आने चाहिए, वो कौन सी कम्युनिटी के होते हैं, है ना। और उनको कौन अपॉइंट करता है और कौन सी हाउस में करता है, अपर हाउस में या लोअर हाउस में। देखिए, अपर हाउस दैट मीन्स राज्यसभा, लोअर हाउस दैट मीन्स लोकसभा। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखो, ये तो सबको ही पता होगा ना कि ये परमानेंट बॉडी है, इसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता। परमानेंट बॉडी है ना, इसको डिसोल्व नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी टर्म फिक्स नहीं की है, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया इसको कि भाई आपको 6 ईयर की टर्म्स दे दी, है ना। जो सबसे पहले जो थे, अभी आपको पता है हर 2 साल के बाद कुछ मेंबर आउट होते हैं, कुछ मेंबर इन होते हैं। तो जब पीपल एक्ट के बाद पहले, सबसे पहले जब वो बाहर किए गए थे ना, वो लॉटरी के सिस्टम से किए गए थे ना, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम तो वर्क नहीं करता ना उस टाइम पे, इस एक्ट के आने से पहले। क्योंकि भाई अब तो 6 साल की टर्म फिक्स है, अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो आपको 6 साल बाद जाना पड़ेगा। एक क्या चलता है, एक साइकिल चलता रहता है ऐसे, है ना। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। क्लियर हुई बात। द नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा दैट इज लोअर हाउस। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टेड इलेक्टेड, ठीक है ना। जिसमें से 530 मेंबर आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। इसमें से 530 तो स्टेट से आने हैं और 20 आने हैं यूनियन टेरेटरी से। 20 यूनियन टेरेटरी से आ गए, 530 स्टेट से आ गए, कितने हुए 550 हो गए, और बचे 2। वो जो 2 आएंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे, ठीक है ना बात। द मेंबर फ्रॉम द यूनियन टेरेटरीज आर ऑल्सो चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें देखिए, लोकसभा में जितने भी होंगे ना, सभी डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, इन 2 को छोड़ के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दी जाती है बात। अगर उनको लगता है कि इन कम्युनिटी का लोकसभा में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो इनको नॉमिनेट कर देंगे। अदरवाइज अगर 2 सीट उनको अलॉट कर दी उन्होंने, उससे वहाँ से वो इलेक्ट होके जीत के आ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना बात। ऐसा नहीं है कि उनको करना ही करना है ना। वर्डों पे याद रखना, जैसे सेल आता है ना, ये मॉडल होती है इंग्लिश में, ग्रामर में ओब्लिगेशन के लिए यूज होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वर्डों पे ध्यान क्या करो, कैन कहाँ पे आ रहा है, शेल कहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पे कैन आ रहा है, वहाँ पे मतलब कर सकता है, नहीं भी कर सकता, कंडीशनल है। जहाँ सेल आ रहा है वहाँ मोस्ट प्रोबेबली कि उसको करना ही करना पड़ेगा, जैसे मस्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी आप दिमाग में रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है इन चीज़ों का, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाद आप खुद से देखोगे। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। सबको पता है 5 साल के लिए होते हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग कौन सी होती है, कोई बता सकता है कि फर्स्ट मीटिंग कब से काउंट की जाती है। कल बात की थी हमने इस बारे में कि फर्स्ट मीटिंग कौन सी होती है ना। इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू डिसोल्व इट एनी टाइम
प्रेसिडेंट इसको किसी भी टाइम डिसोल्व कर सकते हैं। एंड ये एंड है, एंड दिस एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने डिसोल्व कैसे कर दी, वो कर सकते हैं और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ना बात? द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसका टाइम पीरियड आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए एक बार में, ठीक है? वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि मान के चलो नेशनल इमरजेंसी चल रही है ना, सब चीज़ें ठप पड़ी है, बिल्कुल इमरजेंसी लगी हुई, इसका टाइम कार्यकाल पूरा होने वाला था लोकसभा का, अगर पूरा हो गया तो सब पोस्ट सस्पेंड हो जाएंगी, सब लोगों को छोड़ के पोस्ट जानी पड़ेगी, पीएम को भी वैसे भी इमरजेंसी लगती हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि पहले हम इस नेशनल इमरजेंसी वाले सिनेरियो से निपटते हैं, उसके बाद अपने जो भी डोमेस्टिक वर्क है उनको निपटाएंगे, है ना? तो नेक्स्ट की बात करते हैं, टाइम एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट। ऐसा है, मान के चलते हैं आज जो भी डेट है उस डेट पे अपनी इमरजेंसी को रिजोल्व कर लिया, उनको विड्रॉ कर लिया कि आज से इमरजेंसी हटा दी जाती है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि मान के चलो कोई एक एरिया है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पे हमें अपनी आर्मी तैनात करनी पड़ रही है, वहाँ पे आर्मी तैनात है ना, और वहाँ पे देखो चीज़ें ना कभी भी एकदम से नहीं बिगड़ती और एकदम से नहीं सुधरती, हमेशा बिगड़ते बिगड़ते ही बिगड़ती हैं और सुधरते सुधरते ही सुधरेंगी, है ना? एज ए ब्लिंक ऑफ आई जैसा नहीं होता कुछ भी कि आपने पलक झपकी और काम बन गया। तो क्या ऐसा होगा, पॉसिबल है ऐसा कि इनको तुरंत वहाँ से सारा मामला छोड़ के कि चलो ऑर्डर आ गया ऊपर से, विड्रॉ हो गई इमरजेंसी, अपना वापस चलो पलटन को लेके, है ना? ऐसा नहीं होगा, वो वहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे, चीज़ों को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, है ना? लेकिन उस चीज़ के लिए इन्होंने एक टाइम लिमिट लगा दी कि आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन, उसको करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते आप 6 महीने से ज़्यादा तक। क्लियर हुई ना बात? इनके पास फिर 6 महीने का टाइम बचा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, डेमोक्रेसी वाले डेमोक्रेटिक रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। क्लियर हुई बात? 6 मंथ वाला क्या फंडा था ये। अब हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जब भी हम बात करेंगे ना, दैट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा, कलेक्टिवली पार्लियामेंट, ठीक है? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो मस्ट है, हर किसी को पता है। मस्ट बी ऑफ एज नॉट लेस देन 25 ईयर्स। देखिए लोकसभा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 25 साल से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि आप 25 ईयर्स एज कंप्लीट कर लिए चाहिए, और राज्यसभा के केस में आपको 30 ईयर्स, 30 साल आपको राज्यसभा के लिए और 25 साल आपको लोकसभा के लिए। अभी हमने कल कुछ बातें की थी, एक तो हमने बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में कि उनकी एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा उसको एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हो। उससे क्या मतलब था, अब समझ में आ रहा है क्या मतलब था उस बात का? क्योंकि एज में डिफरेंस आ गया ना दोनों के। क्लियर हो रही है ना बात? और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अलग होती है ना, उनके लिए राज्यसभा वाले रूल अप्लाई होंगे, इसलिए वहाँ पे ये क्लोज अलग से ऐड किया हुआ है, अलग से मतलब क्लियरली ऐड किया हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइड अंडर रेलेवेंट क्लोज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट फॉर टाइम टू टाइम। जो क्वालिफिकेशन के जितने भी ये फंडे हैं ना, ये सारे टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा रिफॉर्म करती रहेगी पार्लियामेंट, है ना, अपने हिसाब से जैसे भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी वो करते रहेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, है ना? अगर क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी तो होंगी ना। इट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो हर किसी के साथ है ना? अगर उनके पास कोई प्रॉफिट की पोस्ट है अंडर एनी गवर्नमेंट दैट मीन्स उसमें सेंटर वाली भी हो सकती है और स्टेट वाली भी हो सकती है, किसी का भी होल्ड का ऑफिस होगा तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही और सी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड होते हैं जो एक तरह से पागल जैसे हो जाता है ना, इनको मेंटली डिस्टर्ब लोग हो जाते हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना? इफ ही या ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट,
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दैट मीन्स अगर उनको उनके पद से कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही इज डिस्क्वालीफाई सो बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई, अगर कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अकॉर्डिंग किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। द एमपी may be disqualified on the ground of defection under 10th शेड्यूल। याद आ रहा है 10th शेड्यूल में क्या पढ़ा था, एंटी डिफिकेशन लॉ। डिस्क्वालीफाई करने के मेथड किसी मेंबर को, पार्लियामेंट के एमपी को, है ना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। बात करते हैं अभी एंटी डिफिकेशन लॉ की, डिटेल में बात करते हैं। द एंटी डिफिकेशन लॉ वाज पास इन 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज एड इन 10th शेड्यूल। ये दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 10th शेड्यूल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ वाज टू अबॉलिश द इविल्स ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। देखिए इविल्स ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन से क्या मतलब था, इसके आने से पहले या आने के बाद भी बहुत टाइम तक, अभी भी इवन, क्या चीज़ थी पॉलिटिकल इविल से क्या मतलब है, आप मान के चलते हैं दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, मेजोरिटी, कंप्लीट मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, उनमें से एक पार्टी है जो, हम कोई भी पार्टी मान लेते हैं XYZ, है ना, एक पार्टी है जो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक पार्टी है थोड़ी कमज़ोर सी बेचारी। तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको तोड़ के अपनी साइड करा लेंगे, है ना, उनका सपोर्ट ले लेंगे और अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। बलबूते पे बनाई उन्होंने अपने, एक तरह पावर के फोर्स के दम पे। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का वॉल्यूशन हुआ ना, इक्वल राइट्स कहाँ मिले सबको, भाई जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा था, जिन लोगों ने उनको वोट दी थी, जो दूसरी थोड़ी वीकर पार्टी थी, है ना, उन लोगों के राइट्स का क्या रहा, क्योंकि वो लोग उनको नहीं चाहते थे ना। देखिए क्लियर मेजोरिटी किसी का जीतना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोग चाहते हैं, है ना, डेमोक्रेसी रूल्ड बाई पीपल, वहाँ पे वाला फंडा हुआ। लेकिन अगर आप उसने पैसे के दम पे डरा के धमका के या किसी भी चीज़ से उन्हें लालच दे के प्रलोभन दे के अपनी तरफ मिला लिया तो इन लोगों के साथ धोखा हो गया ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी क्लियर हुई ना। अभी इसमें ये जितनी भी चीज़ें बात हुई ना, इन सब के अगेंस्ट सारे क्लोज लिखे गए हैं। अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपकी क्या बोलते हैं मेंबरशिप ही चली जाएगी, है ना। द 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 provided disqualification on the ground of defection not apply in case of split। लेकिन इन केस ऑफ स्प्लिट दैट मीन्स आपकी पार्टी है, अगर आपकी पार्टी टूट गई ना, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, इन्होंने अलग बना ली, तो उन पे वो अप्लाई नहीं होगा। कुछ कंडीशन है जिन पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि द पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अ मेंबर रेस्ट विद द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। इनके हाथ में ये सारी पावर है कि भाई किसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई करना है, वो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ हाउस के हाथ में सारी पावर है। अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाई इफ हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद अनदर। अभी इसमें क्या हुआ, सेम पार्टी की बात करते हैं, है ना, अब पार्टी की बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। एक पार्टी है, एक पार्टी है। अच्छा एक रियल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक एमपी है रामदास अठावले, आई थिंक आपने देखा भी होगा उनके मीम्स, या पार्लियामेंट में वो काफ़ी मजाक के आदमी है, चुटकुले से छोड़ते रहते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, अपनी जो पार्टी थी उसको बीजेपी में मर्ज करा दिया, है ना, बीजेपी में उसको मर्ज कर लिया। तो इस खेमे से वो इस खेमे में आ गए ना, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से वो बच गए क्लियरली, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पार्टी मर्ज कर दी विद अनदर। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये लोग इस बात से खुश होने चाहिए, है ना, दूसरे शब्दों में कहे तो भां फैला के इनका स्वागत करना चाहिए इनको, तब ये उन पर अप्लाई नहीं होगा एंटी डिफिकेशन लॉ। अदरवाइज ये एंटी डिफिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। इसमें एक दो कंडीशन और भी होती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर बिल पे आपको क्या करना है, आपकी पार्टी ने, या आप मान के चलते हैं आप कैबिनेट मिनिस्टर है, तो क्या हुआ, आपकी गवर्नमेंट ने कोई बिल लाई, तो आप बाउंडेड हो कि उसको एग्री करोगे ही करोगे, अदरवाइज आपको अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। इसका लाइव एग्जांपल
सॉरी लाइव नहीं, रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब किसान के कानून के बिल, किसान कानून आए थे ना, बिल लाए गए थे वो, तो उसमें एक एमपी थी पंजाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर नेम वाज निमरत कौर। पंजाब अकाली दल ऐसे करके कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो है ना, मर्जर हो रखी है या सपोर्ट कर रखा है, जिन्होंने पहले से सपोर्टिव पार्टी है तो एक तरह से कंबाइंड बना रखे हैं, उसी में आती है। उन्होंने क्या किया था, वो इन 3 एग्रीकल्चर लॉ से ना, कृषि व कानून वालों से एग्री नहीं करती थी, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो अगर उससे एग्री नहीं है ना, तो उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, ये रूल है एंटी डिफिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग। आपको इससे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था कि मैं इन पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट नहीं करती। क्लियर हुई ना बात? आई थिंक दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सही आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, है ना। द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्सन हैज़ इनकर्ड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन, ये देखो ये जितनी भी बात कर रहे हैं हम ना, ये एंटी डिफिकेशन लॉ के अंडर बात कर रहे हैं, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे कि कोई पागल हो जाए या अपनी मर्जी से रिजाइन दे दे या किसी पे क्रिमिनल केस वो हो जाए या बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ भी हो सकता है, उनकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एंटी डिफिकेशन लॉ की। और नॉट रेस्ट विद द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। इनका डिसीजन फाइनल होगा। इन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, आप बदल नहीं सकते। कब तक नहीं बदल सकते? जब तक कि बट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते भाई। अगर आपके जजमेंट में कोई एरर हुई है ना, कौन कौन से ये आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल 136, 226, 227, किन आर्टिकल के अंडर है? 136, 226, 227। अगर ज्यूरिडिक्शनल एरर है ना, आपने निर्णय देने में कोई गलती कर दी या कोई आपसे भूल हुई है, उस चीज़ से बचने के लिए ये ओपन कर दिया है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब आपकी पत्थर की लकीर वाली बात खत्म हो चुकी है। आई थिंक क्लियर हुई ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा को जो चलाते हैं वो वाले लोग कौन है? सबसे पहले हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनका इलेक्ट कौन करता है, इनको रिमूव कौन कर सकता है, वो सारी चीज़ें आती है ना। ये कहता है स्पीकर ऑफ लोक, इनकी ना एक चीज़ होती है, जैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा है तो लोकसभा से ही होंगे, लोकसभा से डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। एक हमने अभी बात की लोकसभा की टर्म है 5 ईयर्स, जहाँ एक नॉर्मल एमपी क्या होगा, 5 साल बाद अपनी पोस्ट खाली कर देगा, या ऑब्वियसली खाली मान ली जाएगी। करना ना करना, करने जैसी तो कोई बात नहीं है, वो 5 साल बाद ऑटोमेटिकली खाली मान ली जाएगी। लेकिन इनकी पोस्ट ऐसी नहीं है, ये अपनी टर्म जारी रख सकते हैं अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद तक भी। कब तक? जब तक कि इनका नेक्स्ट वारिस ही बोलेंगे ना, जब तक इनका सक्सेसर आके इस पोस्ट को ना संभाल ले। दैट मीन्स ये वाला लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, अगली शुरू हुई, अगली शुरू में कोई इलेक्ट होके आए, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को लोकसभा के मेंबर्स ने इलेक्ट कर लिया कि भाई ये हमारे स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे, कुछ भी बोल लो। तो इनको क्या करेंगे, ये जब तक कि इनको ये अपनी पोस्ट नहीं संभाल लेती ना, तब तक ये अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। इनको ये पोस्ट देने के बाद ये अपनी पोस्ट छोड़ के चले जाएंगे, अगर वो दोबारा इलेक्ट नहीं हुए हैं तो, है ना। अदरवाइज हुए हैं तो भी वापस एमपी तो होंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन के बैठेंगे। क्लियर हो रही है ना बात? द स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और सेरेमोनियल हेड हैं लोकसभा के। और ये प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के बिहाफ पे जिसको बोलने का पूरा हक है, या मॉनिटर बोल सकते हैं ना, क्लास के बिहाफ पे बात कौन करता है, जाके कौन बात करता था प्रिंसिपल से या टीचर से? मॉनिटर बात करता था ना पूरी क्लास के बिहाफ पे। ऐसे ही लोकसभा के बिहाफ पे ये बात करेंगे, इस तरह से ये स्पोक पर्सन ऑफ लोकसभा। इट इज इन हिज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ हाउस इन ए मैनर befitting the palace of the institution in representative democracy is वे। देखिए ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उस सदन को डेमोक्रेटिक वे में चलाएं, जो बिल्कुल सही तरीका है उसको चलाने का। क्लियर है?
मोरल तरीके से, रूल एंड रेगुलेशन से, कोड ऑफ कंडक्ट से, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ये उनका पालन कराएंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करते हैं, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमोंगस्ट इट्स मेंबर। जैसे मैंने अभी ये बात की, अमोंगस्ट इट्स मेंबर। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे इनकी डेट इलेक्शन की। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सीडीएस में भी, सीएपीएफ में भी, कि इसे सॉरी स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर विल नॉर्मली होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हाउस बट हिज ऑफिस में टर्मिनेट अर्लियर। पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है इनकी पोस्ट से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूरे 5 साल ही अपने कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना। रिमूवल ऑफ स्पीकर, अब बात करते हैं कि भाई इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। राज्यसभा के केस में, सॉरी लोकसभा के केस में, रिमूवल ऑफ स्पीकर इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर ये क्या करें, अपने लोकसभा से जो इनकी पोस्ट थी उससे ही अगर ये रिजाइन दे देंगे ना, तो ये के स्पीकर भी नहीं रहेंगे। जैसे एमपी बन के आए हैं ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से रिजाइन दे देना तो रिमूवल स्पीकर की पोस्ट से भी इनका रिजाइन ही देना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। इफ ही रिजाइन बाई राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर, अगर ये अपने डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन दे देंगे ना, इसमें इनकी केसेस में क्या होता है, लीगल तरीके से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, या उनकी वो पोस्ट की जो एमपी की पोस्ट थी उनकी, उसकी लीगलिटी ख़त्म कर दी जाए, तो भी इनको स्पीकर को अपना रिजाइन देना पड़ेगा। और अगर अपनी मर्जी से देना चाहें तो डिप्यूटी स्पीकर के हाथ में देंगे। क्या सेम चीज़ आप मुझे बताओगे, प्रेसिडेंट किसको देते हैं अपना? प्रेसिडेंट किसको देंगे, पीएम किसको देंगे, और सीएम किसको देंगे? इन तीनों की आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन किसको रिमूवल अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगा। क्लियर है ना। इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50+1 वाली। क्लियर है ना। तो भी इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इनको इस रिजोल्यूशन को लाने से पहले इन्हें 14 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा, एडवांस नोटिस। एडवांस नोटिस इसलिए क्योंकि कुछ जो भी इनके मामले पेंडिंग पड़े हैं ना, कि भाई 14 डेज के अंदर अंदर आप इनको निपटा लो, क्योंकि 14 दिन के बाद आपके ऊपर गाज गिरने वाली है ना। लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना लोकसभा में, जो मेजोरिटी को एंजॉय करते हैं, मोस्ट ऑफ केस में ये उन्हीं से बनते हैं। मोस्ट ऑफ केस में नहीं, मैक्सिमम ज़्यादातर ये उन्हीं के बनते हैं ना, तो उनको क्यों ही इनके ऊपर वो करेंगे रिमूवल ही, ठीक है। लेकिन डिप्यूटी स्पीकर को अपोजिट पार्टी का बनाया जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, अब इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई इनका काम क्या है। यही सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, और इनका डिसीजन जो है फाइनल होगा अंडर आर्टिकल 1110 के, सॉरी 110 के। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 यही डिसाइड करेंगे कि वट एवर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग की क्या करेंगे, बैठक के हेड ये होंगे। जैसे मान के चलो एक हाउस ये है, एक 2 क्लास हैं, एक क्लास के मॉनिटर हैं, ये एक क्लास के मॉनिटर हैं ना, ये 8th क्लास है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 7th क्लास है ना। क्लास टीचर ने बोला कि चलो आज ना सब लोग एक साथ बैठते हैं, सभी लोग को बुला के यहाँ एक साथ सबकी क्या कर दी, ज्वाइंट सीटिंग कर दी। तो ज्वाइंट सीटिंग में आप मुझे नॉर्मली कॉमन सेंस से बताओ कि इसका मॉनिटर कौन होगा, ये छोटी क्लास वाला होगा या बड़ी क्लास वाला होगा? बड़ी क्लास वाला होगा ना। तो 8th क्लास का मॉनिटर इस ज्वाइंट सीटिंग का मॉनिटर होगा, और हमारे केस में 8th क्लास वाले मॉनिटर हैं हमारे लोकसभा, और ये 7th क्लास वाले हैं राज्यसभा। क्लियर हुई बात। इसलिए ये ज्वाइंट सीटिंग की चेयरपर्सन होते हैं। डिसएग्रीमेंट ऑफ द हाउस, हाँ ज्वाइंट सीटिंग तब होगा जब किसी बिल पे दोनों सदन में बात नहीं बन रही, तो क्या करते हैं कि चलो कलेक्टिवली बात कर लेते हैं, है ना। सेपरेट सेपरेट तो पास नहीं हो पा रहा, या डेडलॉक फंस गया, तो क्या करते हैं, कलेक्टिवली बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग डेमोक्रेटिक तरीके से तो आए हुए हैं वहाँ पे। ये डिसाइड करेंगे कट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सा मोशन है नहीं है ना। इनको अभी पढ़ेंगे कट मोशन क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। ये सबसे मोशन तो वैसे सारे खतरनाक होते हैं, है ना। अगर कोई सा भी पास हो जाए ना, तो गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हो जाता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हुआ दैट मीन्स उनकी गवर्नमेंट गई।
जैसे अभी चल रहा था ना, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन ने कहा था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, है ना, लेकिन कहाँ से लाएंगे बेचारे, सारे मिला के भी मेजोरिटी में नहीं हो पा रहे, है ना। तो उस तरीके से वो बच गए थे, कहीं कुछ नहीं था, ये एक तरह से टेंशन गेन करने के फंडे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर है। यही डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफिकेशन लॉ, अभी हमने पीछे बात की है, यही डिसाइड करेंगे कि वो कोई डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है। मेंटेन द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, बिल्कुल ठीक बात है, यही करेंगे, पीछे पढ़ाई तो है। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ डिफरेंट पार्लियामेंट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट बात, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, जो उनके चेयरमैन होंगे उन्हें यही अपॉइंट करेंगे, कौन, स्पीकर। द स्पीकर चेयर्स द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे, रूल्स कमेटी के चेयरमैन होंगे, जनरल पर्पस कमेटी के चेयरमैन होंगे, है ना। द स्पीकर कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टू द नेक्स्ट लोकसभा इज कंटिन्यू, सबसे पहले हमने यही बात की। क्लियर हुआ। अभी बात करते हैं डिप्यूटी स्पीकर, जो स्पीकर के नीचे एक डिप्यूटी स्पीकर होंगे ना, उनकी कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है ना कि स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज़ से बचने के लिए डिप्यूटी स्पीकर है, क्योंकि डे टू डे बिजनेस होना तो बहुत जरूरी है ना। लाइक द स्पीकर, द डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई द लोकसभा इटसेल्फ, इनको भी लोकसभा के द्वारा ही चुना जाएगा। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हैज टेकन, पहले देख, पहले स्पीकर चुने जाएंगे फिर डिप्यूटी स्पीकर, पहले मॉनिटर चुने जाएंगे फिर डिप्यूटी मॉनिटर। क्लियर है। द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स बाई स्पीकर, ये क्लियर याद रखनी है बात आपको। स्पीकर की कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। डिप्यूटी स्पीकर की कौन करेंगे, स्पीकर। ही हैज वन स्पेशल प्रिविलेज, इनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज है, दैट इज whenever he is appointed as a member of a parliament committee he automatically become its chairman। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर इनको नियुक्त कर दिया गया, चुन लिया गया कि चलो, ऐसा मान के चल रहे हैं, कोई हमने कमेटी बनाई पार्लियामेंट्री कमेटी, 3-4 तरह की होती है वो, उनमें से ये जिस भी पार्टी में हो, जिस भी कमेटी में होंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन हो जाएंगे, ये इनके पास प्रिविलेज है। he supposed to resign from his original party because as a deputy speaker he has to remain impartial। जो इनकी ओरिजिनल पार्टी होगी ना, इन्हें इनसे उम्मीद की जाती है कि अपनी ओरिजिनल पार्टी से आप रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भेदभाव से पूर्ण तरीके से मुक्त रहें, बस इतनी सी बात है ना। अब एक होता है प्रोटेम स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। सबको पता होता है स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि ये टेम्परेरी पोस्ट है ना, ही इज़ अ टेम्परेरी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। देखिए ये ऐसा होता है, जब तक कोई भी इलेक्शन नहीं होता ना, नई नई लोकसभा बनी है, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, सबसे ओल्डेस्ट होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनको चुन लिया जाता है जनरली, कि भाई आप हो, आप आ जाओ, सबसे बड़े हो, हमें जो है ओथ वोथ दिला दो अपना, जो प्रोटेम स्पीकर है, और फिर मेन स्पीकर आ गया तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई। ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर। प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ कौन सी, सेंटर वाली पार्लियामेंट, गवर्नर कौन सी, स्टेट वाली, स्टेट लेजिस्लेटिव में, है ना। द प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा, ये लोकसभा की जो फर्स्ट सीटिंग होती है ना, ये उसको प्रिसाइड करते हैं, और उसी में सबको उनकी पोस्ट दे दी जाती है, कौन स्पीकर है, कौन डिप्यूटी स्पीकर है। एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द न्यूली इलेक्टेड एमपीज, ये नए नए जो नए इलेक्टेड एमपीज होते हैं ना, उनको ओथ दिलाते हैं, ओथ। टू कंडक्ट द वोट फॉर द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, उनके लिए वोट का जो सिस्टम सारा होता है ना, यही कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस। जॉइंट सिटिंग क्यों लाया जाता है, ठीक है, टू रिजोल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस, दो हाउसों में क्या हुआ, डेडलॉक फंस गया ना वो एग्री हो रहे किसी चीज़ को, ना वो एग्री हो रहे, लेकिन बिल तो पास करना ही है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी लोगों को कलेक्टिवली बैठा लेंगे कि भाई अब आप एक हाउस बन गए, है ना, और एक हाउस में तो ओबीसी ये पास होगा या फेल होगा, है ना भाई, या तो आप 50+ हो जाओगे या 50- हो जाओगे, या तो बिल पास हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा, ये कंडीशन तो होगी ना, डेडलॉक तो नहीं होगा ना एक हाउस में, तो उस चीज़ से बचने के लिए सिंगल हाउस बना देते हैं उनको। जॉइंट सीटिंग दो कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, देखो जहाँ भी पैसे का बात आ जाएगा ना, एक तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इन दोनों पे
जॉइंट सीटिंग अप्लीकेबल नहीं है। कौन सा? पैसा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो काफ़ी बड़ी चीज़ है, और मनी बिल भी बहुत बड़ी बात है। पैसा, उसके बिना काम ही कैसे चलेगा देश का। इन आर्टिकल 108 अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, अपनी में बात की थी ना। सो फॉर जॉइंट सिटिंग हैव बीन हेल्ड थ्राइस इन 1961, 1978 और 2002। देखिए 1961 वाली जो थी ना हमारी, ये थी डोवरी के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ थी। डोवरी प्रोहिबिशन बिल लाया गया था, उस पर डेडलॉक फंस गया था, तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी थी। और जो हमारी 1978 वाली है, ये थी हमारी बैंकिंग रिफॉर्म बिल ना। बैंकिंग सर्विस कमेटी का ऊपर एक बिल लाया गया था, उससे रिलेटेड थी। वो क्या बिल था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनके नाम याद कर लो, हो सकता है पूछ लें ना कि अब तक कितनी बार हुए और कौन कौन से हुए, क्योंकि जब उनको क्वेश्चन टफ बनाना होगा ना तो वे यहाँ से उठाएंगे। देखो ये बात तो सबको पता है कि भाई जॉइंट सीटिंग किन पे आ सकती है, किन पे नहीं आ सकती, डिप्यूटी स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, कौन नहीं करता। क्योंकि पॉलिटी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें उन्हें 3 से 4 क्वेश्चन तो इस लेवल के देने ही पड़ेंगे, वरना हर कोई सोल्व कर लेगा ना। 3 से 4 इस लेवल के दे देंगे, और जैसे 10 से 12 तो ऐसे होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है ना, 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। लेकिन वो 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो हर कोई कर लेगा। तो डिफरेंस क्या रहा, जो मेरिट में आएंगे और जो थोड़े से मेरिट से चूक जाएंगे, उनका डिफरेंस होगा ये 5-6 क्वेश्चन जो होंगे ना, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन जो 3 से 4 थोड़े डीप क्वेश्चन जाएंगे ना, बस वो सारा खेल डिसाइड करता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बार आप देख लिया करो अच्छे से। 1978 में बैंकिंग वाला, 1961 में डोरी वाला, और 2002 में था टेररिस्ट वाला, हाँ टेररिज्म वाला था, टेररिज्म बिल। क्लियर हुई बात? अब तक 3 बार हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? डोरी, बैंकिंग, टेररिज्म। बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेसिंग की, प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें क्या होता है, मान के चलो पार्लियामेंट बैठी है पूरी, अब जो उनके डे टू डे बिजनेस होता है ना, अब हम उसमें घुस गए हैं, पूरा ऐसे सामने बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, शुरू हुई है, पहला ही घंटा चल रहा है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। जैसे स्कूल में होता है ना फर्स्ट पीरियड इस चीज़ का है, ऐसे ही पार्लियामेंट में फर्स्ट पीरियड किस चीज़ का होता है? क्वेश्चन और। इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस इज एन इनहेरेंट एंड अनफेटर्ड। इनहेरेंट अनफेटर्ड दैट मीन जो बिलोंगिंग है, और फ्रीली पूछ सकते हैं आप कुछ भी। इनहेरेंट यानी कि जो बिलोंगिंग करते हैं किसी चीज़ से, और इनफेटर्ड मतलब आप फ्रीली कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी दैट मीन लॉजिकल बात है ना, बकवास नहीं। द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन ऑन एवरी एस्पेक्ट, ये ना अनफेटर्ड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंटल एक्टिविटी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप बैठे हो, है ना, आप उठे, आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछोगे? कुछ भी पूछ सकते हो आप, कि जैसे दिल्ली में बाढ़ आ रही है, उसके रिगार्डिंग आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी आजकल बाढ़ का माहौल चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपकी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन और की पहली मीटिंग। ठीक है, इसमें आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, आप कोई भी लीगल क्वेश्चन पूछ सकते हो। द सेकंड इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन in order to provide opportunity to member to discuss matter of urgent public importance. अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। अच्छा, आप 2 मिनट के लिए ये सोचो, आज के टाइम पे अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस वाले मैटर कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश किया गया था इन मार्च 1953 में, कि आप अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस पे करने के लिए ये वाली चीज, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, है ना। मेंबर कैन रेज डिस्कशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट अ फॉर्मल मोशन और वोट दे रहे हैं उस पर, उन्हें वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक फॉर्मल तरीके से फॉर्मल मोशन लाएंगे कि खड़े हुए कि भाई आप हमें इस बात का जवाब दे दो। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट की जरूरत नहीं, सिर्फ मिनिस्टर्स भी होंगे ना, वो उनको आपको पर्टिकुलर टॉपिक से जवाब देंगे। अगर आपने इकोनॉमी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो जवाब देंगे। अगर आपने डिफेंस से रिलेटेड कुछ किया है, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जवाब देंगे। क्लियर है ना बात? एक होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है? जब आंसर टू एल्यूटिकेशन ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट। जब क्या होता है एल्यूटिकेशन, दैट मीन्स जब उनको स्पष्टीकरण चाहिए किसी चीज का, कि मान के चलो आपने कोई बिल लाए थे, मान के चलते हैं गवर्नमेंट कोई बिल लाई है या कोई भी चीज़ है, तो
हमने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया कि हमें इस बात पे आप स्पष्टीकरण दो कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, उसे बोलते हैं हाफ एन, वो चीज़ आपको हाफ एन आवर में डिस्कशन करी जाएगी। इफ़ द नोटिस इज एडमिटेड, ये केवल तब है जब आपका नोटिस एडमिटेड कर दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, आपकी जो भी मांग या जो भी क्वेश्चन करना है आपको उसको लिखेंगे, एक नोटिस के तौर पे बनाएंगे, स्पीकर को देंगे, स्पीकर उसको पढ़ेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये आज के टाइम में पूछना जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपको अलाउ कर दिया तो आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी सीट पर खड़े होंगे। बाकी सभी लोग बैठे रहते हैं, शांति से तो नहीं कह सकते कि शांति से बैठे रहते हैं, आप अपनी बात कहना शुरू करेंगे और उस पर्टिकुलर मिनिस्टर से या जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पर्सन है वहाँ पे, उनसे आप जवाब करेंगे और उन्हें आपकी बात का जवाब देना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? हाफ एन आवर, इसमें क्या है, आपको सच ए डिस्कशन मे बी अलाउड बाय द स्पीकर, ये स्पीकर से अलाउ कराना पड़ेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन, अच्छा ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी बात करते हैं जीरो आवर की। जीरो आवर क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज इश्यू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, सेम है, पब्लिक इंपोर्टेंस इश्यू अर्जेंट है, फॉर रेजिंग मैटर ड्यूरिंग द जीरो आवर एमपी मस्ट, ये टाइम होता है 12 बजे का, दोपहर में 12 बजे, ऑब्वियसली लंच के बाद से ही शुरू सा हो जाता है ना। एमपी मस्ट गिव द नोटिस बिफोर 10 AM। हाँ देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसमें बात, इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है ना, तो आप 10 बजे से पहले पहले उसका नोटिस देंगे कि भाई हम जीरो आवर में ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ताकि जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिनिस्टर या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बंदा है, उस जो भी आपको जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, वो उस चीज़ की प्रिपेयर कर सके। यानी कि डॉक्यूमेंट या बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हर कोई हर बात तो आप सबको ओरली रिमेंबर नहीं होती ना, तो उस चीज़ की तैयारी कर सके, इसलिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। द नोटिस मस्ट स्टेट्स द सब्जेक्ट दे विश टू रेज इन द हाउस। हाँ, आपको पर्टिकुलर चीज़ें लिख के देनी पड़ेंगी कि भाई हम एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, डिफेंस पे बात करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पे बात करना चाहते हैं, और ये ऐसे ऐसे करके हमारे 4-5 टॉपिक हैं, हमें इन पे क्वेश्चन रेज करने हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 बजे से पहले उनको नोटिस दे देंगे, वो उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर जीरो आवर में आप उनसे पूछ लेंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। क्लियर हुआ जीरो आवर? ये पार्लियामेंट में कहीं ना लीगली क्या बोलते हैं, फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है, अरे रिकॉग्नाइज इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में ये रिकॉग्नाइज नहीं है फॉर्मली तरीके से, है ना, ये एक तरह से चल रहा है कोर्ट ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं मोशन इन पार्लियामेंट। मोशन, मोशन भी एक तरह से क्या होते हैं, जैसे जीरो आवर में क्वेश्चन करते हैं ना, इसी तरह की ये चीज़ें होती हैं। एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम में ही है इसके, भाई किसी को अटेंशन लेनी है सबकी, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन बुला लेगा। जैसे कि अ मेंबर में विद द पीरियर परमिशन, या तो उसके पास पीरियर परमिशन होगी या नहीं भी होगी, है ना। हालांकि वो ऐसे सुनते नहीं है, बहुत से वहाँ पे उठ के ऐसे बोलना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऑफ द स्पीकर कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एंड रिक्वेस्ट हिम टू मेक अ स्टेटमेंट। जैसे मान के चलते हैं कोई सड़क से रिलेटेड इश्यू आ गया, है ना, जैसे अभी BRO तो अलग डिपार्टमेंट हो गया, नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अभी हमारी क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी सड़कें टूट गई, बह गई, जो बहुत सारी सड़कें ऐसी थी जो नेशनल हाईवे थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आपस में लिंक करते थे। तो कोई मेंबर खड़ा हुआ, उसने कॉलिंग अटेंशन मोशन बुलाया कि होता है ना, हेलो हेलो कृपया मेरी तरफ ध्यान दें, सभी लोग शांत हो जाए, मेरी बात सुने, ठीक है। उसने ऐसा करके सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींची, और फिर पर्टिकुलर मिनिस्टर से बात करनी शुरू की कि भाई आप हमें इस पर एक रिक्वेस्ट, ये ध्यान रखना, या जोर जबरदस्ती वाला सीन नहीं होता, मर्जी है उनकी, रिक्वेस्ट ही करोगे आप, और एज ए मोरल तरीके से भी रिक्वेस्ट के तौर पे की जाते हैं, है ना, कि भाई आप इस पर मुझे एक स्टेटमेंट दे दें। स्टेटमेंट दैट मीन्स आप अपना स्पष्टीकरण या कुछ भी दे दो, या तो ब्रीफ दे सकते हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट, या आप टाइम मांग सकते हैं कि भाई अभी मैं इस चीज़ को लेकर मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि भाई उनके पास सारा डाटा होगा कि कितने किलोमीटर सड़क बह गई, कितने किलोमीटर टूटी है, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि उनके पास सारी चीज़ें वो जेब में लेकर थोड़ी ना घूम रहे हैं। तो वो क्या बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे टाइम दे दो, मैं आपको कल परसों या जो भी टाइम वो मांगेंगे उसके अंदर अंदर मैं आपको इसको एक स्टेटमेंट बना के दे दूंगा। तो ये होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, हेलो हेलो करके कोई बीच में खड़ा हुआ अपनी बात बताने के लिए। क्लियर हुई बात? एक दूसरा होता है एडजोनमेंट मोशन, ये भी अटेंशन के लिए गेन किया जाता है। इट इज
इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक एम्प्लॉय इंपोर्टेंस एंड नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। देखो ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला ही होगा ना, तभी तो 50 लोगों की जरूरत पड़ रही है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ राज्यसभा में होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। क्लियर है ना? द डिस्कशन ऑन एन एडजॉर्नमेंट मोशन शुड लीस्ट फॉर नॉट लेस देन 2.5। देखिए ये ना 2.5 घंटे से ज़्यादा का आपका मोशन नहीं हो सकता। एडजॉर्नमेंट मोशन चल रहा है, जैसे है ना, मोशन चलते हैं, मोशन बेसिकली टाइम पीरियड हो जाता है इतना कि जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन चल पड़ा तो भैया अभी 2.5 घंटे है हमारे पास, हम 50 लोगों की टीम का सपोर्ट ले लिया है, भाई आप हमें इस बात पे जवाब दो। ठीक है, तो उन लोगों के बीच एक तरह से क्या होता है, एक ना डेमोक्रेसी को बनाने के लिए दोनों के बीच क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर होगा चीज़ों का कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ये इनको जवाब देंगे कि ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि ये जो भले ही वो विपक्ष में बैठे हैं, अपोजिशन में हैं, लेकिन है तो वो भी इलेक्टेड ना, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल तो है ना, ये लोग इनको जवाब भी तो मांग सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सभी इक्वल है ना। तो इसलिए ये मोशन, कट मोशन ही सॉरी कॉलिंग मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन और ये और इंक्लूड किए गए हैं डे टू डे चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, है ना। अभी बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पास हो गया ना आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, अब ये हमारे पीएम हो गए, ये इनकी कैबिनेट हो गई, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन बाई चांस पास हो गया, ये जरूरी नहीं कि पीएम पे ही हो, ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर पे लाया जा सकता है या कंप्लीट कैबिनेट पे भी लगाया जा सकता है या कैसे भी लगा सकते हैं, है ना। पता चला इनके पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इंटायरली कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ेगा इंक्लूडिंग पीएम। ठीक है ना। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाई पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिट, इसको भी 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। द नेक्स्ट इज सेंसर मोशन। ये क्या आता है, ये इट कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, यानी किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इंटायरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ किसी के भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये पास हो गया लोकसभा से, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। देखिए दोनों में अंतर समझिए, अगर ये पास हुआ तो भाई आपको रिजाइन देना ही देना पड़ेगा, अगर ये पास हुआ तो रिजाइन देने की जरूरत है नहीं। क्लियर हुई बात, नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। आई थिंक सारे मोशन क्लियर हुए होंगे। अभी हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अभी बिल को कैसे लाते हैं, बिल के बारे में बहुत पढ़ा है ना हमने, ऑर्डिनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कौन सा है अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे बिल हैं। तो बिल को ना हमने क्या करा, डिवाइड कर लिया अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल, ऑल द बिल अदर देन मनी बिल। देखिए वो सारे बिल जिसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात हो सकती है ना, या तो आपको गवर्नमेंट से उधार चाहिए, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसमें पैसे की कमी पड़ गई, थोड़ा और पैसा चाहिए, पैसे का ध्यान रखना, जहाँ भी पैसे की बात आएगी वो मनी बिल के अंडर चला जाएगा, फाइनेंशियल बिल मनी बिल के अंदर आएगा। मनी बिल के अंदर उनकी एक अलग कैटेगरी बनी हुई है ना, उसमें आ जाएगा। जिसमें पैसे की बात नहीं हो रही वो ऑर्डिनरी बिल आ रहा है, और एक कंडीशन हो रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना हो। कंडीशन कौन सी है, द मनी बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स और ऑर्डिनरी बिल्स। इन दोनों के अलावा मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा सारे ऑर्डिनरी बिल हैं। ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं कोई से भी हाउस में, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, कोई से में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए इनको पास होने के लिए, और प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन नहीं चाहिए एक्सेप्ट बिल्स अंडर आर्टिकल 3। याद आ रहा है कुछ, आर्टिकल 3 में हमने पढ़ी थी कंडीशन, 2-3 कंडीशन पढ़ी थी ना हमने कि प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन की जरूरत होती है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, याद आ रहा है ना।
कमेंट में लिखना है ये भी कितना याद आया। दीज बिल आर पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी पास आ जाएंगे दोनों हाउस से, है ना। अ बिल हैज़ टू पास थ्रू दीज स्टेज कॉमनली नोन एज रीडिंग। अच्छा, बिल को पास करने के लिए ना 3-4 स्टेज होती है बिल को पास करने के लिए। सबसे पहले एक बिल आएगा रीडिंग, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग द बिल इज इंट्रोड्यूस इन हाउस। सबसे पहले हमने हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, उसको पढ़ के सुनाया कि भाई इस बिल में क्या है ना। इस स्टेज पे डिस्कशन नहीं होगा। ये यहाँ से ना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब वो 3-4 क्वेश्चन होंगे ना, उनकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से बनेंगी, है ना, क्योंकि डीप डेप्थ में जा रहे हैं ना थोड़े। नो डिस्कशन एट दिस, इस स्टेज पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा फर्स्ट रीडिंग पे। देन सेकंड रीडिंग ऑप्शन स्टेज बी पे है, दिस इज द कंसिडरेशन स्टेज व्हेन द बिल इज डिस्कस क्लोज बाय क्लोज, यानी कि एक एक क्लोज को आप डिस्कस करोगे। और आपने कोई बिल बनाया है, उसमें ऐसे 10-12 क्लोज हैं, आपको एक का क्लोज को डिस्कस करोगे अच्छे से। थर्ड स्टेज पे क्या होगा, थर्ड स्टेज ए बी सी, हाँ थर्ड स्टेज अब ब्रीफ जर्नल डिस्कशन। फिर क्या करेंगे, उसको ब्रीफ करते हुए यानी कि समेटते हुए उसको कंक्लूड कर लेंगे कि चलो ठीक है, डिटेल में तो बात हमने कर ली इस पर, और फाइनल बताओ इसको पास करना है कि नहीं करना। ऑफ द बिल टेक्स प्लेस एंड द बिल इज फाइनली पास्ड एंड सेंट इट टू अदर हाउस फॉर इट्स कंसिडर। दोनों को कोई भी बिल पास होने के लिए दोनों हाउस से पास होना जरूरी है ना। ये हमने एक का प्रोसेस देखा जहाँ से वो शुरू होगा, यहाँ से होने के बाद वो कहाँ भेजेंगे, दूसरे हाउस को भेज देंगे, है ना। हाउस में जरूरी नहीं है कि ये जो हमने बात की ये लोकसभा के लिए ही जरूरी है, ये राज्यसभा भी हो सकती है ना। हाउस से मैटर करता है, कोई एक हाउस है दूसरे हाउस को भेज देगा। ऑर्डिनरी बिल की रिकॉर्डिंग क्लियर हुई बात। आई थिंक ऑर्डिनरी बिल में इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, कुछ बचा भी नहीं है, सभी कुछ तो कर लिया। नेक्स्ट इज मनी बिल। मनी बिल आता है अंडर आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग मनी बिल। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते ना, राज्यसभा गलत है। इंट्रोड्यूस इन ओनली इन लोकसभा ओनली, ठीक है। राज्यसभा ओनली, राज्यसभा ने क्या कर सकती है, ये ना ये सही लिखा था यहाँ पे, ये होना था। राज्यसभा ओनली रिकमेंडेड अमेंडमेंट इन अ मनी बिल बट मस्ट रिटर्न ऑल मनी बिल्स टू लोकसभा इन विद इन 14 डेज। देखिए क्या होता है, मनी बिल आया लोकसभा में, आया पास तो वो होना ही है, लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है कि भाई इसको पढ़ लो, देख लो अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पार्ट है ना, हमारे पार्लियामेंट के तो पार्ट है ना दोनों हाउस। ये जाएंगे इस पर पढ़ेंगे, ये इस पर अमेंडमेंट दे देंगे कि भाई हमें ये क्लोज ए जो है इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, इसको कट करो, ठीक है, सी में थोड़ा चेंज करो, ठीक है, इसमें डी ये जोड़ दो। ये 5-6 चीज़ें इन्होंने क्या करा, रिकमेंडेशन कर दी, और करने के बाद वापस लोकसभा को भेज दिया। लेकिन लोकसभा की ये टोटली लोकसभा की कॉल है कि भाई आपकी हम ये बातें माने कि नहीं माने, बाउंडेड नहीं है कि माननी ही माननी पड़ेंगी। क्लियर हुई बात। और उसमें एक कंडीशन हो रहा है कि लोकसभा राज्यसभा को बिल भेज दिया हमने और 15 दिन हो गए, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई लोक राज्यसभा ने बिल वो पास कर दिया, भले ही वो उसको वापस ना भेजे, आप रख के रखो अपने पास। क्लियर हुई बात। इफ इट इज अप टू लोकसभा टू, हाँ सही, एक्सेप्ट करें या ना करें। इफ ए मनी बिल पास बाय लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड, ये वही वाली बात है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने वापस नहीं भेजा तो हम मान लेंगे कि ये पास कर दिया दोनों हाउसों से। क्लियर हुआ मनी बिल की रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल। देखिए फाइनेंशियल बिल जो होते हैं ना, फाइनेंशियल बिल आर दोज बिल दैट डील्स विद फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंड। मैंने बताया ना जितने भी पैसे से रिलेटेड बात आ गई सब में फाइनेंशियल बिल इंक्लूड हो जाएगा। मनी बिल है आर्टिकल 110 में, फाइनेंशियल बिल है हमारा आर्टिकल 117 में। फाइनेंशियल बिल के ना 2 क्लोज हैं, आर्टिकल 71 का क्लोज ए और क्लोज 3। इन दोनों में बहुत अंतर है, इनको ना डिटेल में पढ़ेंगे हम एक करके। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल बिल क्लोज 1 वाले, आर्टिकल 117। दीज आर सिमिलर टू अ मनी बिल, मनी बिल के समानांतर है दोनों, जो बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा। भी बात करें मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, इन दोनों की बात करें, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। भाई पैसे की बात जहां भी कहीं आएगी और बाउंड्री की बात, स्टेट की टेरिटरी की बात, प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल
110 के अंदर ही आए, वो 117 के अंदर भी आ सकता है, क्लोज 1-3 जितने भी क्लोज है इसमें, ठीक है ना। अदर रेस्ट्रिक्शन इन रिगार्ड टू मनी बिल डू नॉट अप्लाई इन दिस कैटेगरी ऑफ बिल। फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रेफर टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ कोई बिल हम आर्टिकल अगर 1110 के थ्रू लाएंगे तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर हम कोई बिल ला रहे हैं आर्टिकल 117 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट मनी बिल है और ये क्या है, फाइनेंशियल बिल है ना। फाइनेंशियल बिल में क्या हो सकते हैं, सारे मैटर होते हैं, रिवेन्यू हो सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी वाले हो सकते हैं, बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हो सकती है ना, तो इसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल जो आर्टिकल 117 के क्लोज 3 में। देखिए, इन द सेकंड कैटेगरी आर दोज बिल, इसमें वे वाले बिल आते हैं जो इंटर एलिया कंटेन प्रोविजंस, जिसमें इंटरलिंक कंटेन होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं ना, सारे कंसोलिडेट फंड पे होते हैं जो बेसिकली है ना, विच वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का कंसोलिडेट फंड है ना, अगर उससे हमें कुछ भी पैसा लेना है, निकालना है, निकालेंगे ही, ले उसमें डालेंगे तो क्या है ना, जितना भी उससे रिलेटेड हमें खर्चे की बात करनी है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, वो हम लाएंगे आर्टिकल 117 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग। सच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी बिल। ये बहुत याद रखने वाली बात है, ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही आप इनको ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाएं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाई ईदर हाउस of parliament unless the president has recommended to the house the consideration of the bill। हाँ, जब तक जो है प्रेसिडेंट रिकमेंडेड नहीं कर देंगे उस हाउस को कि भाई इस हाउस पे, सॉरी इस बिल पे आप कंसिडर करो, तब तक ये दोनों हाउसों के पास नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात। आर्टिकल 117 के क्लोज 1 में क्या बात थी, उसमें इंपॉर्टेंट बात एक ही थी, कौन सी बात थी, कि उसकी जॉइंट सिटिंग लाई जा सकती है। इसकी क्या बात है कि ऑर्डिनरी बिल के एस्पेक्ट से लाया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर ही पास होगा, खुद से ऐसे पास नहीं होगा। इट कैन बी इधर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाई ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सही बात है, देखो मनी बिल के जैसे नहीं है कि इसको पास ही पास करना पड़ेगा, आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस के द्वारा। दैट मीन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ लोकसभा से ही होगा, राज्यसभा भी उसमें अमेंड कर सकती है, जैसा मनी बिल में नहीं कर सकती। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। अभी करते रहना है, बस आराम से ध्यान से पढ़ते जाना है, चीज़ें अगर समझ नहीं आए थोड़ा बैक करो, दोबारा देखो, है ना, चीज़ों को लिंक करो, ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, सब आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंदर आता है ना, ये ना हाईवे वाली बात याद है, एक हाईवे जा रहा है हमारा, कौन से के लिए थी वो, आर्टिकल 368 के लिए थी, 332 के लिए थी, 32 के लिए थी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट कोर्ट लेके जाके छोड़ेंगे। लिंक करा करो चीज़ों को, इन्हीं में तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन पार्लियामेंट एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया जाएगा। द बिल मस्ट बी पास बाई अ स्पेशल मेजोरिटी सेपरेटली बाई बोथ हाउस। देखिए, 2/3% एंड वोटिंग वाला फंडा होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को बहुत दिया जाएगा कि भाई लो इस पे साइन करो फटाफट, और उनको अपने साइन करने ही पड़ेंगे, है ना। क्यों करने पड़ेंगे, देखो आपने एक लॉजिक लगाओ, भाई दो हाउस हैं, दोनों से पास करा रहे हैं, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। स्पेशल मेजोरिटी गेन करनी थोड़ी सी टफ है ना, अगर ये भी स्पेशल मेजोरिटी से दे रहा है, ये भी स्पेशल मेजोरिटी से ले रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम पीपल्स वांट कि ये हो, तो प्रेसिडेंट को इस पर अपना साइन देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, रूल्ड बाय पीपल। समझ आ रही है बात, इसलिए इनको अपना साइन इस पे देना ही देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं बिल जो है कब लैप्स करेगा पार्लियामेंट में, कब लैप्स नहीं करेगा। लैप्स मीन मतलब वो खत्म हो जाएगा, है ना। जब क्या होगा, जब लोकसभा डिसोल्व होगी, ऑल बिजनेस इंक्लूड बिल्स, मोशन, resolution, notice, petition and so on pending before it or its
committees lapse, they must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha to be pursued further। क्या होगा जब एक लोकसभा डिसोल्व होगी तो उसमें जितनी भी चीजें पेंडिंग पड़ी थी ना हमारी, एक बिल लेकर आ रहे थे वो भी पेंडिंग था, उस पर भी बात चल रही थी हमारी, है ना, पास हुआ नहीं था वो, तो क्या होगा लोकसभा डिसोल्व होगी, दोबारा जब डिसोल्व बनेगी ना वो आपको फिर से लाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, फिर से उस पर प्रोसेस शुरू से चलेगा। क्लियर हुई। आर्टिकल 107 एंड 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस प्रोविजन, ये आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 107 और 108 लैप्स इन बिल्स, लैप्स ऑन बिल्स, ठीक है, जितने भी बिल्स लैप्स होंगे उन पे बात करते हैं, ये आर्टिकल 107 एंड 108। अब बात करते हैं एक बिल कब लैप्स होगा और कब नहीं होगा। दो कंडीशन हो सकती है ना, अगर कोई बिल लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा में ही पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मान के चलो एक हाउस है, इसमें कुछ लोगों ने एक बिल ओरिजिनेट करा और इससे पहले कि ये पास करवाते ये डिसोल्व होगी, तो जब नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से फ्रेम होगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे लोग इलेक्ट होके आएंगे, है ना, कुछ लोग घर रह जाएंगे, कुछ नए आएंगे, जो नए आएंगे उनको इस बिल के बारे में क्या पता, कुछ नहीं पता, तो इसलिए ये बिल क्या हुआ, लैप्स हो जाएगा और दोबारा से नए सिरे से आपको बिल लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। सेम है, अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द राज्यसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा, वो भी लैप्स हो जाएगा। सेम चीज़ है, क्योंकि राज्यसभा तो डिसोल्व होती नहीं, है ना, तो उसमें तो आई थिंक 1/3 या 1/6 ऐसे कुछ लोग हैं जो हर 2 साल में निकलने हैं, लेकिन लोकसभा से तो पूरी चेंज हो जाती है ना, मैक्सिमम तो चेंज ही हो जाती है, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। द नेक्स्ट इज अ बिल ओरिजिनेटेड एंड पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, वही चीज़ है, तो फिर भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा से ही पास हुआ है ना, राज्यसभा में फिर भी पेंडिंग है, तो भी लैप्स हो जाएगा। अ बिल ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड रिटर्न टू दैट हाउस बाय द लोकसभा with amendments and still pending in the Rajya Sabha on the date of the dissolution of Lok Sabha। ये देखिए, इसको समझिए, एक बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा से, अब बिल ओरिजिनेट इन राज्यसभा, ये हमारी राज्यसभा है, ये हमारी लोकसभा, राज्यसभा से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से हुआ, एंड रिटर्न टू द हाउस बाय द लोकसभा, यहाँ गया और इन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसको वापस भेज दिया, ठीक है, और पेंडिंग है राज्यसभा में, अभी ये राज्यसभा में पेंडिंग है, और क्या हुआ, हमारी लोकसभा हो गई डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व होगी, सारे नए लोग आए, मान लेते हैं कि सारे नए लोग आए, 2-4 लोग ही आएंगे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इनके पास जो बिल था इन्होंने कर दिया पास कि चलो ठीक है, इन्होंने भेजा इनके पास कि सर ये आपने कुछ भेजा था, मैं ये बोलेंगे ये क्या चीज़ है भाई, हमने तो पहली बार देखी है ना, तो ये बोलेंगे हम तो नहीं मान रहे इस चीज़ को, दोबारा से पास करो। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन सब झंझटों से ये रूल बना लिया कि भाई ये हम इसको ना लैप्स ही मान लेंगे, भाई दोबारा भेज दो, हम या हम दोबारा से ही जनरेट कर लेंगे बिल को, ओरिजिनेट कर लेंगे, तब आपको भेजेंगे नई बिल, या इसी सेम बिल को आप एज अ न्यूली बिल भी भेज सकते हो, इन्हें क्या पता कि नया पुराना, है ना, ये चीज़ें होती हैं जब एक बिल लैप्स होता है। यहाँ से ना क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है ना इन चीज़ों में। अब बात करते हैं व्हेन अ बिल डज नॉट लैप्स, जब एक बिल लैप्स नहीं होगा। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये बिल पेंडिंग इन राज्य, ये कोई बिल है, ये राज्यसभा में ही है, अभी ये लोकसभा तक गया ही नहीं है ना, और ये डिसोल्व होगी, डिसोल्व होकर फिर बनी, तो भाई इस बिल से क्या फर्क पड़ा, इस बिल का तो इनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा ना, तो ये क्यों लैप्स होगा, ये लैप्स नहीं होगा, जब ये नए बनेंगे ये इनको भेज देंगे, क्योंकि ये लोग तो कहीं नहीं जाने वाले ना, ये लोग तो वहीं रहेंगे, ये लोग सारे चेंज हो आएंगे ना, मान ले रहे हैं हम कि सारे चेंज हो आएंगे, सारे चेंज होकर नहीं आते, कुछ लोग रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, तो बिल को लैप्स होने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट इज इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड दैट द होल्डिंग ऑफ ए जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले प्रेसिडेंट ने नोटिस दिया था कि भाई जॉइंट सिटिंग होगी, तो भी बिल लैप्स नहीं होगा। क्लियर हुई बात। थर्ड कंडीशन है, अ बिल पास बाय बोथ हाउस बट रिटर्न बाय द
प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ राज्यसभा। अगर रिकंसिडरेशन के लिए राज्यसभा में भेजा है ना तो लैप्स क्यों होगा, क्योंकि डिसोल्व तो लोकसभा होती है, राज्यसभा डिसोल्व ही नहीं होती। इन्होंने कहाँ भेजा है, राज्यसभा में। राज्यसभा बेचारी अपनी उसमें कुछ करके 2000 बाद उसमें लिख के अपनी तरफ से कंसिडरेशन करके भेज देगी फिर से वापस, है ना। लोकसभा तो बेचारे नए आए, उन्हें सरप्राइज मिलेगा कि आप ही करके गए थे। क्लियर हुई बात। आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि कब बिल लैप्स होगा और कब बिल लैप्स नहीं होगा। ये क्लास आई थिंक सबसे लंबी क्लास होने वाली है हमारी, और कोई नहीं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से हमारे स्कोर सबसे ऊपर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बढ़ चुके हैं बजट की तरफ। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 117 में क्या है, आर्टिकल 117 के क्लोज 1 और क्लोज 3 में क्या है, याद है कुछ? नहीं है तो पॉज करो, अभी रिमाइंड करो माइंड में कि क्या था, कहीं लिखने की कोशिश करो, कभी नहीं बोलोगे फिर इस चीज़ को, है ना। यही यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाती है। बात करते हैं द प्रेसिडेंट सेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर। देखिए राष्ट्रपति जो है हमारे हर साल दोनों हाउस के सामने रखने से पहले, पार्लियामेंट के रखने से पहले बोथ हाउस के साथ, दोनों हाउसों के सामने उनको रखेंगे सेपरेटली कि भाई ऐसे ऐसे इस साल का हमारा ये बजट है, ये हमने खर्च करा है, ये हमारे पास रेवेन्यू आया है, ऐसे ऐसे करके हम ये पॉलिसी बनाने वाले हैं, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा देंगे, इस डिपार्टमेंट को उतना पैसा देंगे, वो सब चीज़ें वो रखते हैं उनके सामने। बजट को लाने से पहले की बातें चल रही है ना। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बोडिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल सो सेपरेटली, बात की ना, अलग अलग रखेंगे, दोनों हाउसों में सेपरेटली रखेंगे। द सम रिक्वायर्स टू मीट, अरे वही बात है, उनकी बातें सारी सही होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला ना कि हमारा 10,000 करोड़ का खर्चा हुआ है और 20,000 करोड़ का हमने टैक्स गेन करा है, तो उनकी बातें मैच करनी चाहिए जो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। बस ये ऐसी बात है ना, ये शब्दों के उसमें जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। कुछ चीज़ें ना ऐसे नॉर्मल भाषा में भी समझनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ों को हमें वर्ड टू वर्ड जाना पड़ता है। क्लियर हुई बात, क्या मतलब है इस बात का? सम रिक्वायर टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सॉरी, अब एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई बिल हमें दोबारा से पास करना है तो कौन से कंटर करेंगे? फाइनेंशियल बिल हो जाएगा ना वो, तो मनी बिल नहीं होगा, क्योंकि मनी बिल तो कहाँ जाएगा 1110 में। क्लियर हो रही है ना बात, लिंक हो रही है ना। द सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू ऑन ऑफ अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस साल हम 30,000 करोड़ की कोई योजनाएं जारी कर रहे हैं, है ना, और पता लगा कि आपके कंसोलिडेट फंड में तो पैसे ही 25,000 करोड़ है, तो भाई आप कैसे कर दोगे? तो ये कर देंगे कैंसिल। ये आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़े होता है ना। वहाँ पे वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज इन इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। बजट को लाने के कितनी स्टेज हैं? देखिए सबसे पहले क्या होगा, बजट को क्या करा जाएगा, बजट को किया जाएगा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे बजट, फिर वोट ऑन अकाउंट, उस पर वोट की जाएगी, फिर उस पर जनरल डिस्कशन किया जाएगा, फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमेटी, है ना, यहीं पे होते हैं कट मोशन। कट मोशन अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, कट मोशन सारे यहीं पे अप्लाई किए जाते हैं। फिर क्या होगा, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जिसने जितने डिमांड की है ना उन पे सब पे वोटिंग होगी। फिर पास करा जाएगा, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशनल बिल, फिर बिल को पास करा जाएगा। फिर क्या करा जाएगा, फाइनेंशियल बिल को पास किया जाएगा, तब हमारा बजट कंप्लीट होगा। उसके बाद इसको पार्लियामेंट में शो कर दिया जाएगा। क्लियर बात है, पार्लियामेंट के कोई से भी हाउस में शो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के बाद पहले ही सारी चीज़ें होती हैं, सबको पता होता है कि इसमें क्या चल रहा है, क्या रखा है। सबसे मतलब है जो एमपी होते हैं, हम लोग लोकल लोगों को नहीं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कट मोशन, जो ये मैंने अभी बात की ना, कट मोशन यहाँ पे होते हैं, इनकी बात करते हैं। कट मोशन, देखिए कट मोशन क्या होते हैं, मोशन फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशन सीकिंग टू रिड्यूस द सम शॉट बाय गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन मैटर ऑफ पॉलिसी। देख कट मोशन का क्या मतलब होता है, ये क्या करते हैं,
कोशिश करते हैं चीज़ों को कंट्रोल में करने की, कि भाई देखो अभी हमारे देश के आर्थिक हालात इतने नाजुक हैं कि हम फॉर एन एग्जाम्पल मानो में, है ना, वैसे बड़े मस्त चल रहे हैं हालात, कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा, एक दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। मान के चल रहे हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, ठीक है, और इस साल गवर्नमेंट को बजट पास करना है, तो क्या करेगी, लोगों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई योजनाएं लाएंगे, कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे, है ना। लेकिन पता लगा कि यार इससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, जो हिंदुस्तान का खजाना है ऐसे बोल सकते हो आप, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसको आप और ख़राब कर रहे हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये कट मोशन लाए गए हैं, इकोनॉमी कट मोशन, पॉलिसी कट, टोकन कट, जैसे हमारे वो थे ना 0 आवर 1 आवर, उस तरह की बातें थी, उनसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे हैं, उन पे थोड़ा सा उन पे रेगुलेशन लगाने के लिए कि कोई गलत तरीके से कोई चीज़ ना की जा सके। इनका बेसिकली यही मतलब होता है ना। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी कट की। इकोनॉमी कट में क्या होता है, डिमांड की जाती है रिडक्शन की, कि भाई आप अलॉट कर रहे हो, मान के चलो हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी में, क्या मान लें, चलो इस बार क्या करा, फार्मर को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई सबके हम पैसे कर्जा माफ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आया इकोनॉमी कट के थ्रू, डिमांड की गई कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हम सबका 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो आप क्या करो, 2 लाख ना करके इसको ऐसा बोल दो कि भाई जिसका 50,000 तक का कर्जा है ना, हम उसको माफ कर देंगे। इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट, रिडक्शन इन डिमांड एलोकेशन। जो आप बांट रहे थे ना उसमें थोड़ी सी कट कर दो, क्लियर हुई इकोनॉमी कट। उसके बाद आती है पॉलिसी कट। इट सिग्नल्स द कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ द बजट। ये याद रखने वाली बात है, ये कंप्लीट डिसअप्रूवल दिखाता है बजट से, बाय द हाउस एंड रिकमेंड दैट द अमाउंट ऑफ द ग्रांट बी रिड्यूस टू 1 रुपया। है, सोच में पड़ जाओगे ना कि ये 1 रुपये से क्या कर लेंगे। ये ऑप्शनल होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मैंने, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं तो 1 रुपया लेके शादी कर ली, या दहेज ना लेके उसने 11 रुपये लेके दहेज की जगह शादी कर ली। तो एक कहते हैं एक तरीके पे ले लिया था, नॉमिनल तरीके से, है ना, दिखावी तरीके से, फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो ये बोलते हैं कि 1 रुपये की में कमी करो। ये कंप्लीट डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं बजट से। भाई जब हम सारी बात से एग्री नहीं है आपकी, तो किस किस चीज़ को कम करा लेंगे। 1,000 चीज़ें होती हैं बजट में ना, 100 तरह की बातें होती हैं, किस किस को कम कराएंगे। तो ये क्या करेंगे, पॉलिसी कट कर देंगे, भाई हम आपके बजट से ही एग्री नहीं है, अगर आप इसमें 1 रुपये की कमी कर लो। ये होता है पॉलिसी कट। नेक्स्ट इज टोकन कट। अगर टोकन कट की बात करें, ये सिग्नल डिसअप्रूवल इन द ओवरऑल एलोकेशन ऑफ बजटरी आइटम्स। ये इससे भी बड़े लेवल का है। इन्होंने कह दिया कि भाई आपने बजट में जो भी एक एक बात, एक पैसे से रिलेटेड कोई भी बात की है ना, हम सबसे डिसएग्री करते हैं, और ये डिमांड करते हैं 100 रुपये की। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, फैक्चुअल में कहाँ फंस सकते हो यहाँ पे। तो याद रखना है, पॉलिसी कट मोशन, देखो पी पहले आता है ना, पी पहले आता है और टी बाद में आता है। तो पी छोटा है तो इसमें 1 रुपया मांगेंगे, टी बड़ा है तो इसमें 100 रुपये मांगेंगे। पी क्यू आर एस टी बाद में आते हैं ना, टी ऐसे याद कर लिया करो, कुछ ना कुछ फंडा लगा के। तो पी छोटा है तो 1 रुपये की कमी करेंगे, टी बड़ा है तो 100 रुपये की कमी मांगेंगे। दोनों में कॉन्सेप्ट वही है। पॉलिसी कट मोशन में बोल रहे हैं कि बजट सेम डिसअप्रूवल है कंप्लीटली, टोकन में बोल रहे हैं कि भाई हम ओवरऑल एलोकेशन से ही आपके डिसएग्री कर रहे हैं। भाई जैसे जैसे इकोनॉमी कट में बोला कि 50 कर लो, ये बोला कि भाई हम तो इस 50 से भी एग्री नहीं है, खत्म है किस्सा, हम तो किसी तरह एग्री है नहीं। क्लियर है कंपोज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर इनमें से ना कोई सी भी मोशन पास हो जाए ना, इनमें से तो क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई कर दिया जाता है और गवर्नमेंट गिर जाती है ना। इंडिया में अभी तक एक बार भी कोई भी कट मोशन अप्लाई नहीं हुआ है, नोट सो फार। अब तक एक बार भी कट मोशन अप्लाई नहीं हुआ है इंडिया में, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आपने मान के चलो आपको अपोजिशन ने बजट ही पेश नहीं करने दिया, ये कट मोशन लगा दिए, तो आपने मेजोरिटी कहाँ रह गई आपकी। क्योंकि पास तो तभी होगा ना जब 50+ हो जाएंगे वो, किसी भी तरीके से स्पेशल मेजोरिटी मान लो या वैसे मान लो, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। और अगर अपोजिशन ज़्यादा है तो आप किस राइट से कैबिनेट संभाल रहे हो, आपको वैसे ही रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, बस जरूरत होती है आपको समझने की। अभी क्लियर हुई बात, आज तक एक बार भी कट मोशन अप्लाई नहीं हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कंपोजिशन का मतलब है, अभी पूरी डिटेल में पढ़ लिया हमने लोकसभा क्या है राज्यसभा क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इन दोनों का इक्वल स्टेटस है। इक्वल स्टेटस दैट मीन जहाँ पे कोई चीज़ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इक्वली मैटर करती है। जैसे मनी बिल में लोकसभा का पलड़ा भारी हो गया इससे, है ना। वहीं प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा का पलड़ा भारी हो गया, है ना। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनमें इम्बैलेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये बैलेंस है। तो अभी हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं या कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जहाँ पे ये इक्वली बिहेव करती हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन एंड पास ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में इक्वल कैसे हैं आप बताओ जरा सोच के, भाई इसमें ले आओ या इसमें ले आओ, कहीं पे भी ला सकते हो। इनएक्टमेंट इनका कहीं पे भी करा सकते हो, यहाँ से भी पास होने के लिए सेम कंडीशन, यहाँ से पास होने के लिए सेम कंडीशन। क्लियर हुई बात। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाला होता है, उसको भी कहीं पे भी ला सकते हो आप। पढ़ा था ना हमने आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, उसमें भी करा था ना कुछ। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब तक हमने पढ़ी ना हो, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। हर आने वाली क्लास में सारी चीज़ें वही होंगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से इन क्लास को ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी बात करते हैं फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये याद रखना है बस आपको। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे जो भी बाहर होगा वो इक्वली बिहेव होगा लोकसभा और राज्यसभा में। फाइनेंशियल बिल की बात कर रहे हैं, मनी बिल की नहीं। एक तो ना वर्डों में अंतर समझने की कोशिश क्या करो, जहाँ पैसा आया सारा पैसा एक सा नहीं होता। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में डिफरेंस होता है, आर्टिकल का डिफरेंस है। 117 में है, वो 110 में है। इसके दो क्लोज हैं जो दो तरीके से लाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ी है ना हमने, रिवाइज करते रहा करो। रिवाइज करने का मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ। एक नोटबुक लेनी है, क्लास कंप्लीट की, लैपटॉप मोबाइल जो भी है आपका बंद करा, सारी किताबें बंद करी, सिर्फ वो नोटबुक ली और लेके बैठ गए। जो भी आपके दिमाग में आए, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है, जो भी याद है सब कुछ लिखते चले जाओ, सब कुछ A to Z। अब यकीन मानो आपने एक पेज भी भर देना अच्छे से, आपका बहुत याद हो जाएगा। उसके बाद उसको जिसमें आपको डाउट है ना उसको क्रॉस चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि गलत चीज़ें आप अपने दिमाग में इम्बेड कर लें कि ये तो ऐसे ही है ना। ऐसे ही रिवीजन करना है। ऐसे रिवीजन कभी नहीं होता कि नोट्स उठाएंगे और शुरू से लगेंगे लास्ट तक चलेंगे। क्या होता है उसमें, शुरू से लगे 5 पेज पढ़े बंद होकर रख दिए, अगले दिन फिर उठाया शुरू से लगे 6 पेज पढ़े फिर बंद कर दिया ना, तो लास्ट तक आप कभी पहुंच नहीं पाते। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सब कुछ बंद करके अपने मन से लिखो जो भी आपके मन में है, मतलब याद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इक्वल है, और वाइस प्रेसिडेंट में तो राज्यसभा का ज़्यादा वैल्यू है। आर्टिकल कौन से आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग, है ना। मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए रिकमेंडेशन देने के लिए दोनों में इक्वल स्टेटस है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इश्यू बाय द प्रेसिडेंट, इसमें भी अप्रूवल सेम है जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू 1, 2, 3, और गवर्नर कौन से के थ्रू करता है 2, 4, 6। याद था कि भूल गए थे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अभी शायद हमने कल ही तो पढ़ा है, इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रूवल और प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, उसमें भी दोनों का इक्वल स्टेटस है। सिलेक्शन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग एंड सो ऑन। कैग मीन्स कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के सीए मान लो आप इनको। ठीक है, नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके इनलार्जमेंट के बारे में, यानी कि इनका जुरिडिक्शन को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वो वाली चीज़। ठीक है, इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल स्टेटस रखती हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे हमारी राज्यसभा लोकसभा से 21 हो जाती है। 21 दैट मीन उससे पावर उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले आर्टिकल 249, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। अगर इन पे आपको कोई लॉ बनाना है तो वो सबसे पहले आपको राज्यसभा में लाना पड़ेगा, राज्यसभा के थ्रू ही जाएगा। जैसे मनी बिल आपको लोकसभा में लाना पड़ता है ना, ऐसे ये वाला आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में लाना पड़ेगा।
आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए अगर आपको ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस करना है तो आर्टिकल 1312 के अकॉर्डिंग राज्यसभा की पावर इसमें ज़्यादा है। और आर्टिकल 67 रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये तो क्या करना है इसमें, अच्छा रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बताने का कैसे कैसे करते हैं, याद है कि भूल गए? नोटिस देना पड़ता है, बस मुझे ये बता दो कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, कमेंट में लिख के बताना ईमानदारी से बिना देखे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये हमने पूरी पार्लियामेंट कवर कर लिए। आई डोंट थिंक कि अगर आपने इसको अच्छे से करा है ना, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQ भी कर लेंगे सारे अच्छे से। नेक्स्ट में हम स्टेट लेजिस्लेशन और जो एक दो कमेटी बची है ना पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी कवर कर लेंगे, तो फिर कुछ ही नहीं बचेगा। आपके पॉलिटी का हम हाफ में बोल सकते हैं कि 50% कोर्स हमने कवर कर चुके हैं इन 5 क्लास में। भी 5-6 क्लास और बची हैं, A to Z हम सारी पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।